हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे काव्य प्रयोजन पर कि काव्य लिखने के पीछे कारण क्या है। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि कल हमने पढ़ा था काव्य के हेतु, और काव्य के हेतु में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक जन्मजात जो प्रतिभा होती है जो कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा हमने पढ़ी थी, वो जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है या प्रतिभा होती है, उसको हम किस तरह से शास्त्र पढ़ करके, काव्य पढ़ करके, किसी ग्रंथ को पढ़ करके और अभ्यास के द्वारा भी हम काव्य लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं उस प्रतिभा के द्वारा ही काव्य लिखा जाए। प्रतिभा है तो वेल गुड है, अच्छी बात है। कहते हैं ना, पुत्र पग पालन ही दिख है, तो वो तो अच्छी बात है अगर प्रतिभा लेकर ही पैदा हुआ तो। लेकिन अगर प्रतिभा न हो और फिर भी कोई काव्य लिखता है तो वो लिख सकता है, क्योंकि वो अगर बहुत सारे शास्त्रों को पढ़े, ग्रंथों को पढ़े और उसके बाद में है वो उसको लिखने की अभ्यास करे तो वो लिख सकता है। तो हमने कल ये बात काव्य हेतुओं में देखा था। आज हम देखेंगे काव्य प्रयोजन। काव्य लिखने के पीछे कारण क्या है, काव्य क्यों लिखा जाना चाहिए, किसके लिए लिखा जाना चाहिए, क्या लिखने में कितनी सार्थकता होनी चाहिए, ये होते हैं काव्य के कारण। तो मैंने यहाँ कुछ बिंदु लिखे हैं, जैसे कला के लिए, कला जीवन के लिए, जीवन से पलायन और मनोरंजन के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए। अब हम यहाँ इसकी पहले भूमिका देखेंगे बच्चों। तो काव्य के प्रयोजन को लेकर अनेक मतवाद प्रचलित हुए हैं। कोई भी चीज़ स्थापित की जाती है तो उसकी समीक्षा भी होती है, और जब समीक्षा होती है तो उसका अच्छा और बुरा निर्णय विवेक तो होता ही है। ये मतवाद आधुनिक युग में ही दिखाई पड़ते हैं। आधुनिक युग में इसलिए बच्चों क्योंकि वैदिक साहित्य में तो कोई झगड़ा ही नहीं था। वहाँ तो हमारे वैधर्म की बातें थी, नीति की बातें थी, संस्कार की बातें थी, तो वहाँ तो काव्य का प्रयोजन ही यही था। जब हम जैसे ही पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव में आए, या यूँ कह लीजिए कि हमारे साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ा, तब हमने ठिठक कर सोचा कि काव्य का प्रयोजन हमारे लिए भी क्या होना चाहिए। और ये जो हम अलग अलग झरोखे, खिड़कियाँ खोल करके जैसे जैसे हम पर आक्रमण हुए, या जैसे जैसे साहित्य हमारा प्रभाव में आने लगा, वैसे वैसे ही हमें सोचने के लिए विवश करने लगा। काव्य को कला के अंतर्गत मानकर कला के प्रयोजन को लेकर विभिन्न एकांगी मत देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख पर हम यहाँ पर विचार करेंगे जो मैंने सामने लिखे हैं। कला के लिए काव्य और कला के अत्यधिक नैतिक और धार्मिक प्रचारवादी दृष्टिकोण ने इस वाद को जन्म दिया। काव्य उपदेश प्रधान हो और जीवन में उपयोगी बातों को अभिव्यक्त करे या धार्मिक प्रचार का साधन बने, इस धारणा के विरुद्ध कुछ स्वच्छंद प्रेम और श्रृंगार का चित्रण करने वाली, कुछ अश्लील कही जाने वाली और कठोर नैतिकता के विपरीत विद्रोह जगाने वाली कविता के समर्थन के लिए कला के लिए अथवा कविता के लिए है। इन्होंने क्या कहा, मैंने पहले भी तुम्हें कहा, अति सर्वत्र वर्जित। अति जहाँ भी हो जाती है वो बुरी होती है। अब यहाँ पर हमने जब वेदों से आए संस्कार है, हमारे नीति है, हमारी परंपरा है, हमारी धर्म है, हमारा आचरण है, हमारा, इस पर जब लिखा जाने लगा और जो लिखते लिखते अति होने लगी, उन सब का विपरीत, उन सब का पलट देने वाली बात ही कला के लिए आई। यानी कविता क्या कविता के लिए ही लिखी जानी चाहिए, नैतिकता या धार्मिक उपदेश के लिए नहीं, और उपयोगिता की स्थूल कसौटी पर वह नहीं कसी जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण का जन्म और प्रचार हुआ। ऑस्कर वाइल्ड और उनके साथी तथा डॉक्टर ब्रैडले ने इस मत का समर्थन किया। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके दो पक्ष स्पष्ट होते हैं। एक पक्ष कवि या कलाकार का और दूसरा पक्ष है समाज का। अगर कोई कवि किसी काव्य का या किसी साहित्य का निर्माण करता है तो वो या तो खुद को देखता है, उस साहित्य में ढालता है, खुद को उसमें देखने की कोशिश करता है, लिखने की कोशिश करता है, रचने की कोशिश करता है, सृजन की कामना करता है, और या फिर उसमें समाज का आईना दिखाता है। तो ये दो चीज़ों से होता है, या तो कलाकार खुद को इसमें रखता है या फिर वो समाज के पक्ष में होता है। पाठक या श्रोता का कला के लिए है और काव्य के लिए है। इस मत को सैद्धांतिक पृष्ठभूमि यह है कि कवि या कलाकार कविता या कलाकृति की रचना करते समय कोई निश्चित प्रचारवादी या उपदेशात्मक उद्देश्य को लेकर नहीं बैठता। अब कोई साहित्य लिखता है कोई साहित्यकार, तो वो यह नहीं सोचता कि मैं जो लिख रहा हूँ उसका प्रयोजन पहले ही सिद्ध कर दूँ कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। वो जब लिखता है और लिखे हुए को स्वीकार किया जाता है लोगों द्वारा, समाज द्वारा, पाठक द्वारा, एक विस्तृत भूभाग द्वारा या समाज की परंपराओं द्वारा, तब जाकर के उसका मूल्यांकन होता है। इस मत को सैद्धांतिक पृष्ठभूमि यह है कि कवि या कलाकार कविता या कलाकृति की रचना करते समय कोई निश्चित प्रभाववादी या उपदेशात्मक उद्देश्य को लेकर नहीं बैठता।
उसकी प्रतिभा के स्वच्छंद प्रस्फुटन के लिए प्रयोजन और उद्देश्य का कोई बंधन या सीमाएं नहीं होनी चाहिए। अब जब कोई कवि लिखने के लिए कलम उठा ही लेता है तो वो पहले ही उसका उद्देश्य निर्धारित नहीं करता, मैं इसके लिए लिखूंगा या मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, अन्यथा उसका पूर्ण विकास न हो सकेगा। फिर वो अपना काव्य साहित्य को या अपने काव्य को लिख ही नहीं पाएगा। कवि या कलाकार का प्रमुख उद्देश्य काव्य या कला की सृष्टि ही है, अतः उसकी दृष्टि से कला कला के लिए ही है और किसी प्रयोजन के लिए नहीं। परंतु इस मत का या सिद्धांत का उपयोग कुरुचिपूर्ण, अश्लील, दूषित अथवा विभत्स साहित्य के समर्थन और प्रचार के लिए करना अनुचित है, क्योंकि वह तो मूलतः कला या काव्य के स्वभाव के विरुद्ध है। उसके सामूहिक और उत्कृष्ट आनंद नहीं प्राप्त हो सकता, कला कला के लिए है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार डॉक्टर ब्रैडले के हैं, जो उनकी पुस्तक ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑफ पोएट्री में प्राप्त होते हैं। उनके विचारों और तर्कों का संक्षेप में वर्णन हम 2-3 बिंदु में करेंगे। उनका कहना है, पहला, एक कविता विविध अनुभवों का क्रम है जो हमें ध्वनियों, कल्पनाओं, विचारों, भावनाओं आदि के रूप में कविता के पढ़ते समय प्राप्त होता है। अब हम किसी कविता को पढ़ते हैं और वो हमारे दिलो दिमाग पर बैठ जाते हैं, तो उसके पीछे कारण होता है, या तो वो हमारे मन के अनुकूल होती है या फिर उसकी ध्वनि, उसकी गाने की परंपरा। अब मीरा का पद क्यों घर घर में गुंजायमान होता है, क्यों सूर को गाया जाता है, क्योंकि उनका गाना ही है और उनका वो जो गेयता या ध्वनि ही है वो इतनी मधुर होती है कि बरबस ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह अनुभव काल्पनिक होता है और प्रत्येक पाठक एवं प्रत्येक पाठ के साथ भिन्न रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार एक कविता अनेक कोटियों में रहती है। नंबर दूसरे में उन्होंने कहा है, कविता कविता के लिए है, यानी कला कला के लिए है, कविता कविता के लिए, साहित्य साहित्य के लिए है। इस सूत्र से ये बातें समझनी चाहिए। प्रथम यह है, अनुभव स्वयं ही साध्य है और इसका अपना निजी स्वतंत्र मूल्य है। द्वितीय, काव्य का मूल्य यही अनुभव है, यानी साहित्य क्या लिख करके साहित्य के उद्देश्य पूर्ण हो रहा है साहित्य से, ये बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि ये अपने आप में ही स्वतंत्र है ये बात। और दूसरी बात उन्होंने कही है, काव्य का मूल यही अनुभव है और काव्य का अनुभव भी यही है कि हाँ, कला कला के लिए, कविता कविता के लिए हो। ये ब्रैडले का कहना है, ज़रूरी नहीं है अब इससे हम सहमत ही हों। कविता का महत्व इसके अतिरिक्त अन्य बातों में भी देखा जा सकता है, जैसे धर्म, संस्कृति, उपदेश, शांति, अर्थ प्राप्ति आदि। तो फिर अगर इन सभी में ही देखा जाता है तो फिर वो समाज से विलग कैसे हुई। अगर अर्थ प्रधान अर्थ में ही देखा जाता है तो फिर वो सम्मानों से अलग कैसे हुई। और अगर उपदेश में ही देखा जाता है तो वो फिर सत्संग से अलग कैसे हुई। तो फिर ये कुल मिला करके है, कला कला के लिए नहीं, कला साहित्य समाज के लिए भी हो सकता है। कविता के लिए विषय महत्व का नहीं है और न ही यही कहा जा सकता है कि उसके बिना कविता केवल रूप है, अभिव्यक्ति है, कोई विषय जरूरी नहीं। मान लीजिए कुछ बिल्कुल मेरे लिए तुच्छ सा विषय किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो कविता के लिए, कला के लिए, साहित्य के लिए कोई विषय कहीं एक निर्धारित एक मापदंड नहीं है। कविता वस्तु और रूप दोनों का ही समन्वय या संश्लेषण है। अतः कविता का मूल्य विषय में न रहकर समस्त कविता में है, क्योंकि एक ही विषय पर अनेक कोटियों की कविता लिखी जा सकती है। कविता न केवल विषय और न केवल रूप या शैली। अब मान लीजिए वही कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं सूर और वही कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं रसखान, है तो एक ही बंधु, है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन गुणगान अलग अलग तरह से किया जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही तरह का धरातल समान रूप से लागू हो। कवि या कलाकार की दृष्टि से कला कला के लिए है। अब जो कवि लिखता है वो तो साहित्य के लिए लिख रहा है, यानी तो लिखना ही उसका साहित्य है, तो उसका उद्देश्य तो हम मान सकते हैं कि कवि का, किसी साहित्यकार का उद्देश्य साहित्य के लिए हो सकता है। यह मत मानते हुए भी पाठक या श्रोता की दृष्टि से दूसरे प्रयोजन स्वतः आ जाते हैं। लेकिन अगर हम पाठक और श्रोता की दृष्टि से देखें तो ये जो बाकी की चारों बातें हैं वो अपने आप ही उसमें आत्मसात हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो उसे आनंद, जब कोई रचना या का पाठ करता है या कलाकृति का अवलोकन करता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है। हो सकता है कि उसे जीवन में कोई प्रेरणा भी प्राप्त हो, कोई शिक्षा मिले, अथवा थोड़ी देर के लिए वह चिंताग्रस्त परिस्थितियों से निकलकर कलाकार के काल्पनिक संसार में विचरण करने लगे। ऐसे दशा में जिसे कलाकार ने केवल कला के दृष्टिकोण से रचा है, वही पाठक के लिए अनेक प्रयोजनों से युक्त हो जाती है। मान लीजिए मैंने किसी कहानी को लिखा, मैंने तो लिखा वो साहित्य की दृष्टि से लिखा है,
अपने अनुभव के आधार पर लिखा है, अपनी प्रतिभा के आधार पर लिखा है। लेकिन जब कोई पढ़ने वाला पाठक उसमें अपने आप को ढाल लेता है, अपनी परिस्थिति को ढाल लेता है, वातावरण को ढाल लेता है, या कह लीजिए उसको वहाँ कोई ना कोई उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, तो वही साहित्य है। वो मात्र उसका उद्देश्य कला के लिए नहीं रह करके उसे ऊपर उठ जाता है। अगला है हमारा कला जीवन के लिए। काव्य और कला जीवन के लिए है, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। साहित्य है ही जीवन के लिए, साहित्य समाज का एक दर्पण है, तो साहित्य अगर समाज की बात करेंगे तो जीवन भी आएगा ही। तो यहाँ कोई से इतर बात नहीं कर सकता, इसको अस्वीकार नहीं कर सकता। जीवन के विकास और उत्कर्ष के साथ कला का स्थान महत्वपूर्ण होता जा रहा है, उसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है। यदि काव्य और कलाओं को जीवन से निकाल दिया जाए तो जीवन का जो रूप होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर साहित्य और कला को, अगर साहित्य और संस्कृति को उस समाज से निकाल दिया जाए तो वो समाज एक पंगु होकर के रह जाएगा। वो माना वो विकास भी करेगा, उसको अर्थोपार्जन भी होगा, उसमें उच्छृंखलताएँ आ जाएगी, उसको बांधने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी, उसको बांधने के लिए कोई सहायक प्रयोजन नहीं होगा। तो इसलिए है यहाँ पर कि इन सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो कला हो चाहे साहित्य हो, इन दोनों के लिए ही है। तो हम एक साथ ही इनको बांधने के लिए कला जीवन के लिए ज़रूरी मानते हैं। यदि काव्य और कलाओं को जीवन से निकाल लिया जाए तो जीवन का जो रूप होगा वह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त काव्य जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है, उसमें एक रसता और उत्साह का संचार करता है, एक सरसता और उत्साह का संचार करता है। उदासी और चिंता के क्षणों में मन को प्रसन्न करने को उसमें शक्ति है। आदर्श और यथार्थ जीवन के दोनों पक्षों का चित्रण काव्य करता है। यथार्थ के आधार पर हम आदर्श की ओर अग्रसर होते हैं। अतः आदि से अंत तक काव्य और कला में जीवन की झांकी रहती है। जो अगर आप लोगों ने कभी प्रेमचंद को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुना तो होगा कि प्रेमचंद ने जो भी लिखा वो पहले उनका आदर्शवादी काव्य रहा या साहित्य रहा, फिर उनका यथार्थवादी हुआ, फिर उनका आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हो गया। न तो उन्होंने देखा कि साहित्य में अगर जीवन को ढालना है तो खाली आदर्श से नहीं चलेगा, फिर उन्होंने देखा यथार्थ से भी खाली नहीं चलेगा, तब उन्होंने आदर्शवादी यथार्थोन्मुखी रखा। और ये रखते ही उनका साहित्य आज भी उतना ही अमर और पूजनीय हो गया। हम एक साथ थोड़े ही समय में व्यापक और संपूर्ण जीवन का दर्शन कर ज्ञान, आनंद और शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः कला यदि जीवन के लिए नहीं तो उसका उपयोग ही क्या हो सकता है। यह मत भी कला या काव्य के सामाजिक पक्ष से संबंध रखता है। अगला है जीवन से पलायन के अर्थ में, वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।